Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Indo-Pak War of 1965. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. 1965 की पाक भारत जंग, जो कि करंट अफेयर्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि इसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटजी पर बहुत गहरे असरात छोड़े हैं। लेकिन टॉपिक को समझने से पहले हमें बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ें मज़ीद क्लैरिफाई हो सकें। सो हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, तारीखी पस मंज़र के ऊपर। 1947 क्या हुआ? पार्टीशन हुई, पाकिस्तान आज़ाद हुआ। जब ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन हुई तो उस वक्त दो ममालिक अलग हो गए थे, यानी कि इंडियंस और पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आया। और उस वक्त इन दोनों के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला था वो था कश्मीर का मसला। क्यों कश्मीर का मसला क्यों था? क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, वहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी, लेकिन कश्मीर का जो हुक्मरान था वो था महाराजा हरी सिंह और वो एक हिंदू था। पार्टीशन के वक्त महाराजा ने पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ फ़ौरन इल्हाक कर लिया था, लेकिन अक्टूबर 1947 में कश्मीर में बगावत और कबायली लश्करों की एक तहरीक स्टार्ट हो गई, जिसके बाद इस महाराजा ने इंडिया से मिलिट्री हेल्प मांगी। अब इंडिया ने इसकी हेल्प करने से पहले इसके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको इल्हाक की दस्तावेज़ कहते हैं, उस पर सिग्नेचर करवाया और फिर अपनी आर्मी कश्मीर भेज दी, यानी कि वो उसने अपने मुल्क का बाकायदा हिस्सा बनाया। इसके बाद पहली इंडो पाक वॉर हुई थी 1948 में, जिसके बाद 1948 की वॉर के बाद सीज़ फायर हुआ, जंग बंदी हुई और कश्मीर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पाकिस्तान के कंट्रोल में आया था आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, जबकि इंडिया के कंट्रोल में आया था जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी और लद्दाख। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही कश्मीर पर अपना अपना क्लेम रखते थे। यही डिस्प्यूट 1965 की वॉर की बुनियादी वजह बना था। अब होता क्या है, 1947 के बाद क्या हुआ? 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया। 1958 में उस वक्त के प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने एक्चुअली मार्शल लॉ लगाया था। अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था। अयूब खान ने फिर क्या किया? मिलिट्री की हेल्प से सिकंदर मिर्ज़ा को घर भेज दिया, सारी पावर्स अपने कंट्रोल में ले ली और ख़ुद उस वक्त के प्रेसिडेंट बन गए। 1960 के शुरू में ही पाकिस्तान की इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस भी मिल रही थी, उन्हें मिलिट्री एड भी प्रोवाइड की जा रही थी। किसकी तरफ से? यूएस की तरफ से। सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद कम्युनिज्म के फैलाव को रोकना था, उसने मिलिट्री एड प्रोवाइड की। और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नेटो की तरह एक सिक्योरिटी अलायंस था, इसने पाकिस्तान को मिलिट्री एड प्रोवाइड की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो थी वो मॉडर्न वेपन से इक्विप्ड थी। अब ये तो हमने बैकग्राउंड देख लिया, लेकिन 1965 की वॉर से पहले क्या हुआ था? रैन ऑफ कच्छ कन्फ्लिक्ट 1965। ये क्या है? दिस इज एक्चुअली अ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। अब रैन ऑफ कच्छ क्या है? रैन ऑफ कच्छ
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मार्शी डेजर्ट एरिया था, यानी कि एक बैरन लैंड थी, एक बंजर इलाका था। अप्रैल 1965 में दोनों आर्मीज के दरमियान क्लैशेस हुए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान ने उस वक्त मिलिट्री लेवल पर एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई बिकॉज पाकिस्तान वाज इक्विप्ड विद द मॉडर्न वेपन्स। बाद में फिर क्या हुआ, ब्रिटेन की मदद से ये डिस्प्यूट टेम्पररीली सेटल हो गया था। अब पाकिस्तान ने क्या सोचा इसके बाद, रैन ऑफ कच्छ के एक्सपीरियंस के बाद पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री प्लानर्स को ये लगा कि इंडिया अभी भी 1962 की साइनो इंडियन वॉर के बाद वीक है, कमज़ोर है। इंडियन आर्मी का मोराल जो है वो कम है, यानी कि इंडियन आर्मी के हौसले पस्त हो चुके हैं, उनकी हिम्मत टूट चुकी है। और पाकिस्तानी मिलिट्री प्लानर्स ने कहा कि कश्मीर में अपराइजिंग को सपोर्ट किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि कश्मीर के जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं उनको सपोर्ट देना। फिर यहीं से अगले ऑपरेशंस का आइडिया पैदा हुआ था। पहला ऑपरेशन था गिब्रल्टार। अगस्त 1965 की वॉर का जो पहला मेजर फेज था दैट वाज ऑपरेशन गिब्रल्टार। पाकिस्तान का क्या प्लान था कि कश्मीरी लोगों को इंडियन रूलर्स के खिलाफ अपराइजिंग पर आमादा करना, यानी कि उनको इंडियन रूलर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने में उनकी हिमायत करना, उनको सपोर्ट करना और कश्मीर में रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट करना ताकि इंडिया को प्रेशर में लाया जा सके। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपने ट्रेंड मिलिट्री पर्सोनल्स को इंडियन हेल्ड कश्मीर में भेजा, यानी कि जो कश्मीर इंडिया के हिस्से में आया हुआ था वहाँ पर अपने ट्रेंड मिलिट्री पर्सोनल्स को भेजा। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि कश्मीरी अवाम जो है वो एक बड़े पैमाने पर बगावत करेगी, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम चीज़ें हो गई थी, यानी कि इंडियन अथॉरिटीज़ को इस बारे में पता चल गया था। तो फिर इंडियंस ने मिलिट्री रिस्पांस शुरू कर दिया। अब ऑपरेशन गिब्रल्टार के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया। इसका टारगेट क्या था, अखनूर। अखनूर क्या था, एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता था। क्यों? क्योंकि ये इंडियन सप्लाई लाइंस का इम्पोर्टेंट सेंटर था। पाकिस्तान का प्लान था इस अखनूर को कैप्चर करना। जो इंडियन की कम्युनिकेशंस हैं, जो उनकी बातचीत की तरीके हैं, उनको डिसरप्ट करना और कश्मीरी फ्रंट पर जो है वो प्रेशर क्रिएट करना। इनिशियली पाकिस्तान ने प्रोग्रेस भी की थी इस चीज़ में, लेकिन ऑपरेशन के दौरान कमांड चेंज और डिलेज ने मोमेंटम को इफ़ेक्ट किया था, यानी कि इसने तहरीक पर असर डाला था। अब यहाँ से शुरू होती है फुल स्केल वॉर। 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और लाहौर पर अटैक किया। अब क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कश्मीर की हद तक लिमिटेड नहीं रहा। पहले मसला क्या था, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का था, लेकिन इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लाहौर पर अटैक करने से ऑफिशियली फुल स्केल इंडो पाक वॉर स्टार्ट हो गई थी। इंडियन आर्मी लाहौर की तरफ बढ़ी और पाकिस्तान की आर्मी ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दी। फिर बरकी लाहौर के करीब एक इम्पॉर्टेंट इलाका था जहां पर इंटेंस फाइटिंग हुई थी। पाकिस्तान ने क्या किया था, BRB कैनाल को डिफेंसिव लाइन के तौर पर यूज़ किया। BRB कैनाल क्या है, बॉम्बे वाली रावी बीडियन कैनाल दैट एक्ट इज ए वाइटल डिफेंसिव बैरियर। इस पाकिस्तान ने इस BRB कैनाल को डिफेंसिव लाइन के तौर पर यूज़ किया और इंडियन फोर्सेस लाहौर सिटी तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी थी। अब वॉर का जो दूसरा मेजर थिएटर था दैट वाज सियालकोट सेक्टर। इंडिया ने यहाँ पर लार्ज स्केल ऑफेंसिव लॉन्च की और पाकिस्तान ने स्ट्रांगली इस चीज़ को डिफेंड किया। अब 1965 की वॉर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसने इस 1965 की वॉर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल परफॉर्म किया था।
इसमें पाकिस्तान के जो फेमस हीरोज़ थे, जिनमें हमारे पास MM आलम है, उन्होंने एरियल कम्बैट में रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिखाई। इसी तरह जो सरफराज रफ़ीकी हैं, उन्होंने ब्रेवरी की, बहादुरी की मिसाल कायम की और शहादत हासिल की। यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस ने पब्लिक मोराल को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप किया। अब पाकिस्तान की जो नेवी थी उसका रोल कंपैरेटिवली लिमिटेड था, लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी और कराची कोस्ट जो है वो मेंटेन की गई। 1965 की वॉर में नेवल ऑपरेशन उतने एक्सटेंसिव नहीं थे जितने 1971 की वॉर में थे। अब इस वॉर के बाद इंटरनेशनल क्या रिएक्शन आया, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या क्या जो है वो रद्द अमल आया, तो सबसे पहले हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ने दोनों कंट्रीज़ को सीज़ फायर का मशवरा दिया। मल्टीपल रेजोल्यूशंस के ज़रिए इस जंग को जो है वो रोकने की कोशिश की गई। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने दोनों कंट्रीज़ को वेपन्स प्रोवाइड करने पर बैन लगा दिया कि ये पाकिस्तान के लिए एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन मिलिट्री एड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था। चाइना ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी और इंडिया पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा डाला। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन ने मीडिएटर का रोल प्ले किया, जो बाद में ताशकंद एग्रीमेंट की सूरत में सामने आया। अब ये मुआहिदा ताशकंद क्या है, ये हम अलग से एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ से होती है सीज़ फायर, जंग बंदी। 23 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन के प्रेशर और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के नतीजे में दोनों कंट्रीज़ ने सीज़ फायर एक्सेप्ट कर ली, यानी कि यहाँ पर आकर ये जंग फॉर्मली ख़त्म हो गई। अब इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, नताइज क्या निकले। सबसे पहले आते हैं हमारे पास पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स, सियासी तौर पर क्या असर आया पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की नेशनल यूनिटी में इजाफा हुआ। ताशकंद एग्रीमेंट के बाद क्रिटिसिज्म बढ़ गया। अयूब खान इनिशियली पॉपुलर हुए और भुट्टो और अयूब खान के रिलेशनशिप्स ख़राब हुए। इंडिया पर क्या इफ़ेक्ट हुआ कि इंडियन लीडरशिप ने अपनी मिलिट्री वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पर वो कमज़ोर हैं। फिर इंडिया ने कुछ डिफेंस रिफॉर्म्स की, यानी कि ये देखा कि पुराने असले को छोड़कर मॉडर्न वेपन्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स क्या हुए कि दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को नुकसान हुआ, मईशत बुरी तरह से तबाह हो गई, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो थे वो इफ़ेक्ट हुए थे। इसी तरह मिलिट्री इफ़ेक्ट्स क्या हुए थे कि दोनों कंट्रीज़ ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन शुरू की, यानी कि फ्यूचर की वॉर के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी चीज़ बनाई कि क्या क्या नई हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि इनको जो है वो फ़ायदा हो सके। अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो क्या पाकिस्तान जीत गया था? नहीं, पाकिस्तान के मुताबिक लाहौर जो है वो डिफेंड हुआ था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और इंडिया के मुताबिक ऑपरेशन गिब्रल्टार जो है वो फेल हो गया था। पाकिस्तान कश्मीर में अपने जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव था वो हासिल नहीं कर सका था। बहुत सारे हिस्टोरियन के नज़दीक ये 1965 की वॉर जो है वो कहा जाता है कि दोनों कंट्रीज़ ने कुछ सक्सेसेस हासिल की, लेकिन कोई भी अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूरी तरह अचीव नहीं कर सका। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये थी कि कश्मीर का मसला वहीं का वहीं रह गया और वो रिजॉल्व्ड नहीं हो सका। ये थी हमारी आज की डिस्कशन 1965 की इंडो पाक वॉर के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।